नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी कि 2006 से लेकर 2020 तक की परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं और आज बारी है सेशन नंबर 4 की। और आज के सेशन में हम प्राचीन इतिहास के चौथे चैप्टर छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत से पूछे गए सभी प्रश्नों को हम हल कर देंगे। और इस सेशन को दोस्तों हम तब तक करेंगे जब तक हर एक विषय का चैप्टर वाइज तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करवा देते हैं। इसलिए इस सेशन को पूरा देखना है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस सेशन को देखने के बाद अगर आपको लगता है इस सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चित्रित धूसर मृत भंडों के साथ, फिर दूसरा ऑप्शन है काले और लाल मृत भांडों के साथ, तीसरा है गेरू रंग के मृत भांडों के साथ, चौथा ऑप्शन है उत्तरी काली पॉलिश वाले मृत भांडों के साथ। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। दरअसल दोस्तों, लोहे की जो प्राचीनता है, लोहे की प्राचीनता संबंधित जितने भी साहित्य उल्लेखों की पुष्टि अगर हम करें तो इन सभी की पुष्टि कहां से होती है? पुरातात्विक प्रमाणों से होती है। और इसी की तहत दोस्तों अहिछत्र है या अतरंजी खेड़ा ले लो या फिर आपका मथुरा ले लो, रोपड़ ले लो या श्रवस्ती ले लो, इन सभी स्थानों में दोस्तों लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इस काल के लोग दोस्तों एक विशेष प्रकार के बर्तनों का प्रयोग किया करते थे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? चित्रित धूसर मृत भांड। क्या बोलते हैं? चित्रित धूसर मृत भांड। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी साथ बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? 4 ऑप्शन दिया गया है, तांबा, टिन, लेड या लोहा। तो इसका तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा लौह यानी कि लोहा। दरअसल दोस्तों छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राज्य में दोस्तों लोहे का एक बहुत ही विशाल भंडार था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? क्या है क्वेश्चन? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्टार बना लीजिएगा और कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला है बिंदुसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा है बिंबिसार और चौथा है दोस्तों वासुदेव। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिंबिसार। दोस्तों बिंबिसार जो था ये मगध की गद्दी पे 544 ईसा पूर्व में बैठा करता है और इसने क्या किया? राजगृह का निर्माण किया और फिर राजगृह को ही अपनी राजधानी बनाया। और दोस्तों ये जो बिंबिसार था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने क्या किया कि चंड प्रघोत जो कि अवंती के शासक थे उस समय, तो इन्होंने चंद्र प्रभोग की सेवा में अपने एक राजवैद्य जीवक को भेजा। किसको दोस्तों? राजवैद्य जीवक को वो भेजा करते हैं। और बिंबिसार की हत्या दोस्तों उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी, याद रखिएगा। और मगध के उत्थान के लिए दोस्तों इसीलिए बिंबिसार ही उत्तरदायी है। ठीक है ना? कौन? बिंबिसार। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। 4 ऑप्शन है, कौशल, मगध, चंपा या अवंती। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मगध। दोस्तों जो मगध राज था, मगध राज ने ही पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। दोस्तों मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में जो हाथियों की संख्या थी वो बहुत ही पर्याप्त मात्रा में थी, इसीलिए दोस्तों कि इन हाथियों को मगध की सेना में शामिल किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मगध। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो दोस्तों इसके अंदर 4 ऑप्शन दिया गया है, संस्कृत, पाली, ब्राह्मी और खरोष्टी। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो प्रयुक्त भाषा थी वो आपकी संस्कृत हुआ करती थी। क्या होती थी दोस्तों? संस्कृत हुआ करती थी। ठीक है, चलिए इसी साथ बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? हेरोडोटस को माना जाता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? हेरोडोटस को क्या माना जाता है? तो दोस्तों हेरोडोटस जो है वो इतिहास के जनक है, इनको इतिहास का जनक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों वो एकदम सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है,
चलिए बढ़ते हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। कहां पे लड़ाई लड़ी थी? हाइडेस्पीस में, झेलम में, पानीपत में या तराइन में? तो दोस्तों क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइडेस्पीस में। कहां पे? हाइडेस्पीस में, जिसको हम लोग बैटल ऑफ हाइडेस्पास के भी नाम से जाना करते हैं। अगर दोस्तों अगर हम लोग यूनानी स्रोतों को अगर हम खंगालें तो वहां पे हमें यह मिलता है देखने को कि जो पौरव राजा थे जिनका नाम पुरस था, तो पौरव के राजा पोरस के साथ सिकंदर का बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ करता है, जिसको हम लोग बैटल ऑफ हाइडेस्पास के नाम से भी जाना करते हैं, ठीक है ना, जो कि हाइडेस्पीस नदी के किनारे हुआ करता है। और इस युद्ध में दोस्तों पोरस की हार तो हो जाती है, लेकिन सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को उसे वापस कर देता है। और बाद में क्या करता है कि पोरस से सिकंदर मित्रता भी कर लिया करता है। और झेलम नदी को ही दोस्तों यूनानी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? वो झेलम नदी को ही हम लोग यूनानी भाषा में दोस्तों है ना यही हाइडेस्पीस बोला करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा विवादित भी रह चुका है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही सही हो रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर था है ना, बाद में एसएससी ने इसमें अब कॉमन मार्क्स सभी बच्चों को दिए थे, ये एसएससी एफसीआई में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। फिर से बता रहा हूं क्यों सही है दोस्तों, क्योंकि हम झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पीस बोला करते हैं, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? चार ऑप्शन है, एमबी, चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस या घनानंद। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पोरस की सेना ने दोस्तों ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन पूछने का तरीका इन लोगों ने अलग कर दिया है। जबकि ये क्वेश्चन एसएससी एफसीआई में पूछा गया है और एक क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, इसीलिए आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका ये लोग क्या करते हैं, चेंज कर दिया करते हैं, ठीक है ना। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए सेशन को पूरा देखना है। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से सेट किया गया आप लोगों के लिए, चैप्टर वाइज तरीके से, टॉपिक वाइज तरीके से, इसलिए हमारी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है वीडियो के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। चार ऑप्शन दिया गया है, सुक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक या फिर जेद अवस्था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूसा संहिता। यहूदियों जो यहूदी थे दोस्तों, यहूदियों का धार्मिक पाठ का नाम जो था वो मूसा संहिता था, ठीक है ना, जिसको हम लोग तोराह बोला करते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों? तोराह बोला करते हैं, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इनका पूजल स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इनके पूजल स्थल को हम लोग दोस्तों सिनागोग के नाम से बोला करते हैं, ठीक है ना। और त्रिपिटक बौद्धों का और वेद अवस्था जो पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। कौन कौन से? ये त्रिपिटक और जेद अवस्था, ये किसका है? ये पारसियों का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है ना। लेकिन यहूदियों का क्या है दोस्तों? मूसा संहिता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देख रहे हैं चार है ऑप्शन, चारों में से हमें क्या करना है? सही बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं कि निम्नलिखित मगध के राजवंशों का कालक्रम अनुसार लिखिए। क्या लिखना है? कालक्रम अनुसार लिखना है। पहला है नंद, दूसरा है शिशुनाग, तीसरा है मौर्य, चौथा है हर्यक। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि पहले हर्यक आते हैं आपके, फिर शिशुनाग आया करते हैं, उसके बाद नंद आते हैं, फिर आपके मौर्य आया करते हैं, ठीक है ना। और अगर इनके शासनकाल को अगर हम लोग देखें दोस्तों तो हर्यक का जो शासनकाल होता है ये आपका 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक रहता है, ठीक है। और इसके बाद जब दूसरे नंबर पर शिशुनाग आते हैं तो शिशुनाग का अगर शासनकाल देखें तो इनका 412 से लेकर के कब तक होता है? 345 तक हुआ करता है। कब तक? 412 से लेकर के 345 तक हुआ करता है। उसके बाद नंद वंश की अगर हम बात करें जो थर्ड नंबर पे है तो नंद वंश का जो शासनकाल होता है दोस्तों ये 345 से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल हुआ करता है। और सबसे अंतिम में जो मौर्य वंश है, अगर मौर्य वंश का शासनकाल अगर हम लोग देखें तो इनका शासनकाल कब से कब तक होता है? 322 से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक रहता है। और यही
इस प्रकार जो अभिष्ट उत्तर है ये ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा और यही इसका सही सीक्वेंस हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हुआ। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महाभाष्य लिखा था, चाहे क्वेश्चन महाभाष्य लिखा था, 4 ऑप्शन है, गार्गी ने, मनु ने, बाण ने या पतंजलि ने। इसका सही ऑप्शन क्या होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा। बाकी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पतंजलि ने। दोस्तों जो महाभाष्य है इसके रचनाकार कौन थे? पतंजलि थे। और दोस्तों ये जो महाभाष्य ग्रंथ लिखा गया है इस ग्रंथ से हमें ये जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देवी की प्रतिमा और देवताओं की प्रतिमाएं बनवाई और उस प्रतिमाओं को बनवा करके इन लोगों ने क्या किया था? बिकवाया था। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इसी साथ बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करिए। किसकी? चिकित्सीय त्रय की पहचान करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है चरक, सुश्रुत और भरत। दूसरा कहता है चरक, सुश्रुत और पतंजलि। तीसरा है चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट। चौथा है आपका चरक, वात्स्यायन और वाग्भट्ट। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट। ठीक है ना, ये तीनों को ही दोस्तों चिकित्सीय त्रय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये तीनों ही चिकित्सक आयुर्वेद में बहुत ही सिद्धहस्त थे, एक्सपर्ट थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए इसके साथ अब हम लोग एसएससी की परीक्षाओं में कुछ ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ करता है, जो सीबीटी होता है, सीबीटी में पूछे गए क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं जो कि इस चैप्टर से पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था सीबीटी में आपके कि बिंबिसार किस राज्य के राजा थे? तो बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश के राजा थे। दूसरा है कि अजातशत्रु डैश का बेटा था। तो अजातशत्रु दोस्तों बिंबिसार का बेटा था और अजातशत्रु ने ही क्या किया था? बिंबिसार को मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट पूछा गया था कि सिकंदर महान कब पैदा हुए थे? तो दोस्तों ये 356 ईसा पूर्व में पैदा हुआ करते हैं। कब होते हैं? 356 ईसा पूर्व में पैदा होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिकंदर ने हाइडस पीस के युद्ध में किसको हराया था? तो सिकंदर ने हाइडस पीस के युद्ध में दोस्तों राजा पोरस को हराया था। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण जनपद दोस्तों मगध था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 16 महाजनपदों में से एक गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों 16 महाजनपद थे उस समय, विशाल 16 महाजनपद, उनमें से गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला थी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत में डैश के संघों को श्रेणी कहते थे। तो दोस्तों प्राचीन भारत में जो व्यापारियों का एक संघ हुआ करता था, व्यापारियों के संघ को हम लोग क्या बोलते थे? श्रेणी बोला करते थे। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। ये थे सेशन दोस्तों जो आपके चैप्टर नंबर 4 से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत, इन चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया गया है। उम्मीद करता हूं वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा और अगर आपको कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है या आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप वो भी लिख सकते हैं, आपको इंस्टेंटली आपको जवाब दे दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ, सारे वीडियोस के लिंक, सारे लेक्चर्स के लिंक, साथ ही स्टडी मटेरियल्स, कोचिंग मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल्स, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे बताई जाती है, सिखाई जाती है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। इसके अलावा आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाइए, वहां टाइप कीजिए IQ मेंटर, वहां पे फॉलो कीजिए। वहां पे हमारे पोस्ट के माध्यम से आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आप खत्म करते हैं आज के सेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।